एरोन के मुंह से खून निकल रहा है। वो यू की ओर देखता है। यू के फेस पर कोई इमोशन नहीं है। वही के सोचता है कि तुम्हारी जैसी फिजिकल स्ट्रेंथ जैसा बंदा इस वर्ल्ड में कभी भी पैदा नहीं होने वाला। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है, एक ऐसी स्ट्रेंथ जिससे तुम इस बॉक्सिंग वर्ल्ड में राज करते हो, पर ये सेम स्ट्रेंथ ही तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर ला देगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एरोन ने एक पंच में अपने अपोनेंट की हालत खराब कर दी है। के पूछता है कि तुमने अपने अपोनेंट को फिनिश क्यों नहीं किया। एरोन कहता है कि मुझे पता था कि मैं जीत जाऊंगा, उसकी जान लेने का कोई मतलब नहीं बनता। के बताता है कि एरोन को डर नहीं लगता और ये डर ही वॉयलेंस कराता है। भूख का डर, अपनी पोजीशन खो देने का डर, डोमिनेशन का डर, अपने पोजेशन को खो देने का डर, अपनी जिंदगी को खो देने का डर, और ये डर ही हमें स्ट्रेंथ देता है। एरोन को पंचिस से डर नहीं लगता, भला क्यों डरेगा जब वो एक नाइफ से नहीं डरा। इस मॉन्स्टर ने कभी डर का एहसास ही नहीं किया, उसकी पावर ने डर को हटा दिया और इसलिए उसके पास कंपैशन और हेजिटेशन जैसे बेकार के इमोशन रह गए, और यही इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। एरोन एक बार फिर से अपना अपोनेंट को डिफीट करके अपना टाइटल डिफेंड कर लेता है। एरोन के से कहता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम मुझे मेरे एग्जिस्टेंस का रीजन बताओगे, पर मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मैं तुम्हारे ऑर्डर पर एक के बाद एक लोगों को मारे जा रहा हूँ। के कहता है कि बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें कई बार रीजन बता चुका हूँ, बस तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास अपने अपोनेंट को क्रश करने की पावर है, पर तुम उन्हें क्रश नहीं करते। तुम इस स्पोर्ट का मजा किरकिरा कर रहे हो। ये सुनकर एरोन कहता है कि तुम सठिया गए हो, मैं बॉक्सिंग को तो क्विट नहीं करने वाला, पर मैं अब और तुम्हारा खिलौना नहीं बन सकता। वहीं के कहता है कि वैसे भी मुझे डिफेक्टिव खिलौनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। के बताता है कि उस समय मैं असमंजस में था, क्या ज्यादा स्ट्रेंथ का होना खुद के बीच में बाधा बन जाता है? अगर ऐसा है तो मेरी डिजायर का पूरा होना इम्पॉसिबल है। उस समय लगभग के गिव अप कर चुका था, वो अपने अगले खिलौने की तलाश में था, और तभी मेरी उससे मुलाकात होती है। एक बीन जिसे डर और कंपैशन नहीं है, और एक और बीन जो ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़ चुका है। एरोन सोचता है कि मेरे संग क्या हो रहा है, उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। के मन में कहता है कि क्या अब तुम्हें समझ आया कि पेन क्या होता है? ये वही पेन है जिसके संग तुम पैदा हुए हो। एरोन नोटिस करता है कि वो इस मैच में मर सकता है। वहीं के सोचता है कि सही से देखो, ये लाइफ है जिसे अभी तक तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया था, मरो और मारे जाओ, अब तुम क्या करने वाले हो? यू एरोन के पंच से बचते हुए उसे हिट किए जा रहा है। ये देखकर एंजेला भी चिंतित है। एरोन हाफने लगता है, वो सोचता है कि मैं बेवकूफ था जो कि इसे बचाने की सोच रहा था, मैं कैसे भूल गया कि मैं कौन हूँ। वहीं उसे कोच की बात याद आती है कि तुम खुद को अच्छे से ट्रेन करना, मानो कि इस मैच पर तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी हो। तभी एरोन को अपनी मेमोरी याद आती है, वो एक लड़की के संग है। वो लड़की उससे पूछते है कि ऑर्फनेज के बाद तुम क्या करने वाले हो? एरोन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। लड़की बताती है कि मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ, इसके बाद मेरे पास इस वर्ल्ड में सबसे हैप्पीएस्ट फैमिली होगी। एरोन कहता है कि ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। एरोन बताता है कि उस समय मैं 11 साल का था जब मैंने किसी को जान से मारा। वो एक लड़की जो कि ऑर्फनेज में मेरी दोस्त थी। एक दिन हमारे बीच एक बेतुकी सी टॉपिक को लेकर बहस हो गई। मैंने उसे अपने से दूर करने के लिए हल्का सा धक्का ही दिया था और इसी में उसकी मौत हो गई। उस समय पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जन्म से ही अकेला हूँ और मेरे पास लोगों को डिस्ट्रॉय करने का टैलेंट है। मेरे जैसे व्यक्ति को इस वर्ल्ड में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मैं कौन हूँ और मैं क्यों पैदा हुआ? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी के बारे में पता लगाने में लगा दी और तभी मैं के से मिला। के ने मुझे एक अलग दुनिया से मिलाया, मुझे मेरी सोच से ज्यादा लग्जरी और प्लेजर्स मिला। उसने मुझे इस वर्ल्ड में टॉप पर बैठा दिया, मानो कि मैं कोई गॉड हूँ। पर एंड में ये सब पॉइंटलेस था, इन सब का कोई मतलब नहीं था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में अकेलापन है और एक दिन ये सब मेरे संग डिसअपियर हो जाएगा, पर कभी कभार भाग्य तुम्हारे साथ होता है। एरोन नशे में धोते स्ट्रीट पर पड़ा है, तभी उसके बगल में से एंजेला निकलती है। एरोन बताता है कि जिंदगी में पहली बार मुझे कुछ कीमती मिला, और या फिर यूं कहूँ कि उस कीमती ने मुझे ढूंढ लिया। एरोन मन में कहता है कि मैं सरवाइव करूंगा। वो बॉक्सिंग स्टांस चेंज करते हुए कहता है कि मैं सरवाइव करूंगा, भले ही मुझे यू को मारना पड़े। और वहीं के नोटिस करते हुए सोचता है कि ये हुई ना बात। वहीं कलीन कहता है कि ये क्या है, एरोन ने अपना स्टांस चेंज कर लिया है। ये हिस्ट्री में पहली बार है कि वो क्लासिक बॉक्सिंग स्टाइल में है। वहीं बॉब सोचता है कि एरोन ने फाइट में कभी भी के की सिखाई टेक्निक का यूज नहीं किया है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो इन्हें यूज करेगा तो क्या होगा। वो वैसे ही सिर्फ अपने स्ट्रेंथ से अपने अपोनेंट का ये हाल कर देता है। पर अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब ये मारो और या फिर मरो की सिचुएशन हो गई है। लगता है कि उस सन की ओल्ड मैन के की विश पूरी होने वाली है। के कहता है कि तो चलो फाइट करो और मुझे जिंदगी का मतलब बताओ, मुझे सिक्योरिटी का उच्चतम शिखर दिखाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि के सोल्जर की यूनिफॉर्म में है, जो कि अपने एनिमी की लाश पर खड़ा है। चीटर सोचता है कि कोई भी बॉक्सर सिर्फ अपनी फिजिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। एक स्किल के लिए ट्रेन बॉडी जरूरी है, पर उस स्किल में मास्टरी हासिल कर लेने से उसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। जो जितना अपनी बॉडी को ट्रेन करते हुए स्किल में मास्टरी हासिल करता है, उतनी ही उनकी स्किल बढ़ती चली जाती है। यह हम किसी भी स्पोर्ट में
देख सकते हैं स्ट्रेंथ से ऊपर स्किल और टेक्निक को रखा जाता है, पर एरोन जैसे मॉन्स्टर के लिए उसकी स्ट्रेंथ ही काफी है, पर अब वो अपनी टेक्निक का भी यूज करने वाला है। एरोन को फाइटिंग स्टांस लेते हुए देखकर सबके सब हैरान है। एरोन और यू दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। के सोचता है कि ये हुई ना बात, अब जो भी तुम डिसीजन लेते हो वो तुम्हारी लाइफ और डेथ को डिसाइड करेगा। ऑफ कोर्स एरोन की टेक्निक परफेक्शन जीन पियर के लेवल की नहीं है। अगर मुझे इसे कंपेयर करना होगा तो मैं कह सकता हूँ कि एरोन की टेक्निक एक एवरेज बॉक्सर की है, पर ये टेक्निक सिचुएशन चेंज करने के लिए काफी है। उसकी पंचिंग स्पीड उसकी कॉन्सेंट्रेट पावर से आती है। भले ही तुम कितनी भी स्पीड में मूव हो, तुम्हारे लिए उसके पंच को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। अब तुम क्या करने वाले हो यू, दिखाओ मुझे कि तुम क्या हो। एरोन जैब थ्रो करता है, उसका शोल्डर हल्का सा हिलता है और क्राउड को पता नहीं चलता कि उसने अपना पंच कब थ्रो किया, पर यू अब भी अपनी जगह पर खड़ा है। बस हम उसका हाथ हिलते हुए देख सकते हैं। ये देखकर बॉब सोचता है कि मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को पता चला होगा कि अभी अभी रिंग में क्या हुआ है। यू ने उसे ब्लॉक नहीं किया। एरोन के पंच में इतनी पावर है कि यू इसे ब्लॉक कर ही नहीं सकता। वो अपने पंच का यूज करते हुए उसके पंच को डिफ्लेक्ट कर रहा है। बॉब सोचता है कि कहीं यू पागल तो नहीं हो गया। अगर उसकी टाइमिंग हल्की सी भी ऑफ हुई तो उसका हैंड का चकनाचूर हो जाएगा, पर यू के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका सिर फट जाएगा। बॉब नोटिस करता है कि एरोन टाइट दूसरा पंच थ्रो करता है और ये पहले से फास्ट पंच है। अगर यू से डिफ्लेक्ट भी करता है तो फिर भी वो एरोन की पावर से पीछे खसक जाएगा। यू से भी डिफ्लेक्ट कर देता है। बॉब नोटिस करता है कि उन दोनों के बीच पावर गैप कम हो रहा है। यू ज्यादा देर तक एरोन को ऐसे नहीं रोक पाएगा। एरोन उसे पकड़ने वाला है। एरोन एक और पंच थ्रो करता है। यू से डॉज करने की सोच रहा है। वहीं बॉब एरोन की पंचिंग स्पीड देखकर हैरान है। अब उसे भी नहीं दिख रहा कि वहाँ क्या हो रहा है। क्राउड को समझ नहीं आता कि वहाँ क्या चल रहा है। तभी बॉब को समझ में आता है कि यू ने अपने शोल्डर के घाव का झांसा देते हुए एरोन को बेरली डॉज कर लिया है। बॉब एरोन को नोटिस करते हुए कहता है कि ह्यूमन नहीं बल्कि मॉन्स्टर है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए पैदा हुआ है। वहीं एंजेला सोचती है कि तुम ये क्या कर रहे हो एरोन, तुम टॉवल को थ्रो करके रिंग से बाहर आ सकते हो। वो एरोन की नजरों में देखती है। एरोन चेंज हो चुका है। वो मन में कहता है कि मैं इसे सरवाइव करके रहूंगा, मैं यू को जान से मारकर सरवाइव करूंगा। एंजेला को यकीन नहीं हो रहा कि ये एरोन है। वहीं बॉब तुरंत खड़ा होता है। वो सोचता है कि मुझे इसे स्टॉप करना होगा। उसे लगता है कि यू इस रिंग में जान से मारा जाएगा। तभी वो देखता है कि एरोन ने पंच थ्रो कर दिया है, पर यू उस पंच को डॉज कर लेता है। बॉब हैरान हो जाता है कि यू खुद को अडेप्ट कर रहा है और वहीं के ये देखकर बहुत खुश है। कलीन कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे डिस्क्राइब करूं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं बस कह सकता हूँ कि ये फाइट बहुत जबरदस्त है। बॉब भी वहीं रुक जाता है। बॉब इस मैच को थोड़ा और देखना चाहता है और वहीं कोच भी इस फाइट को देखकर हैरान है। उसके हाथ से वो टॉवल फिसल कर निकल जाता है। इस फाइट में बहुत खून खराबा होता है, पर कोई भी इस मैच को नहीं रोकना चाहता। एरोन और यू एक दूसरे को मारने में लगे हैं। एंजेला और कार्मेन दोनों उनके लिए परेशान हैं। के कैनवस को देखते हुए कहता है कि हाँ, इसे कहता है ना फाइट। कैनवस पूरा खून से पेंट हो चुका है। ये देखकर क्राउड का अलग ही जोश है। वहीं कार्मेन के को देखते हुए सोचते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो के। तभी हमें के का पास दिखाया जाता है। वो बॉक्सिंग जिम में है। वो जवान है और जिम छोड़ने वाला है। उसका कोच उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आसानी से वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हो, यहाँ तक कि तुम लेजेंडरी बॉक्सर भी बन सकते हो। क्या तुम इन सबको लात मार रहे हो? के कहता है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं सोल्जर बनूंगा। कोच पूछता है कि तुम सोल्जर क्यों बनना चाहते हो? के बताता है कि भले ही मैं बॉक्सिंग में कितना भी फेम कमा लूं, इससे मैं किसी को सेव नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए है। मैं इस वर्ल्ड में रियल फाइट करना चाहता हूँ। कोच गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ और बैटलफील्ड में मारे जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। के जिम से निकल जाता है। इसके बाद वो सोल्जर बन जाता है। एक सोल्जर के को देखते हुए कहता है कि देखो वो बंदा है जिसने ट्रेनिंग कोर्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किया है। बहुत दिनों बाद कोई जैसे रोकी यहाँ आया है। रात हो चुकी है और के अपने पहले मिशन पर है। वो एनिमी को मारने जा रहा है। एक एनिमी को उसके पीछे कुछ महसूस होता है। तभी के साइड में से आकर उसे जान से मार देता है। के बताता है कि इस तरह मैंने एक और ह्यूमन को जान से मार दिया। लाइफ और डेथ की बैटल के बीच में टेंशन गिल्ट को खत्म कर देती है। जैसे मैं ट्रेन हुआ था, मैं वैसे ही काम करते हुए अपने एनिमीज को मारता रहा, एक के बाद एक किलिंग, मेरी धरती के लिए, जस्टिस के लिए, पीस के लिए। इस मिशन के दौरान के एक रेड हेयर किड को सेव करता है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? कि उसके हाथ की रस्सी को काट कर उसे आजाद करता है और इसी तरह के अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट करता है। उसके सीनियर उसकी तारीफ करते हैं। तभी वो रेड हेयर किड उसे बचाने के लिए एक रोबोट गिफ्ट करता है। कि उस रोबोट को लेते हुए थैंक्स बोलता है। किड बताता है कि मैं बड़ा होकर तुम्हारे जैसा कूल सोल्जर बनना चाहता हूँ। मैं एक सोल्जर बनूंगा ताकि मैं बहुत सारे लोगों को सेव कर सकूं। कि उसे बताता है कि तुम बहुत ब्रेव किड हो, तुम बिल्कुल भी नहीं रोए। मुझे लगता है कि तुम एक दिन
दिन बहुत अमेजिंग सोल्जर बनोगी। ये सुनकर किड स्माइल करता है। ये बताता है कि उस समय मुझे मेरे पर्पस के बारे में पता चला। इसके बाद मैंने कई सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन कंप्लीट किए। इसी दौरान के कारमेन को भी सेव करता है और कुछ ही समय में वो एक टीम लीडर भी बन जाता है। वो एक और मिशन पर जाने के लिए अपनी वाइफ और किड को अलविदा कहता है। उसकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और वहीं सन उसे उसका ख्याल रखने को कहता है। के सन से कहता है कि तुम मेरे लिए अपनी मदर का ख्याल रखना। के एक ऑपरेशन के बीच में है। वो नोटिस करता है कि ये मर्सनरीज बहुत अलग है। वो अपने पार्टनर से कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे कवर दो। के आगे जाने लगता है। तभी वो अपने सामने एक बम देखता है। वो बम को पकड़ता है और उसे सामने फेंक कर मारता है। बम फटता है और के खुद को सेव कर लेता है। कि अपने सामने देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है। उसकी टीम भी वहाँ आ गई है। वो अपने पार्टनर से टीम ब्रावो की लोकेशन पता लगाने को कहता है। उसका पार्टनर टीम ब्रावो से कांटेक्ट करता है। तभी के को अपने साथियों की आवाज आती है। वो देखता है कि टीम ब्रावो का सोल्जर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। वो सोल्जर उन्हें वहाँ से भागने को कहता है। के को कुछ समझ नहीं आता। तभी सोल्जर चिल्लाता है कि भाग जाओ। के समझ जाता है। वो सबको पीछे हटने की कहता है। तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। के अपने साथियों से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो देखता है कि वो सोल्जर बॉम्ब से उड़ चुका है। वो नोटिस करता है कि एनिमीज ने उनकी मूवमेंट्स पढ़ ली थी और इसलिए उन्होंने पहले ही ट्रैप बना लिया था। उस सोल्जर की वोकल कॉर्ड्स बहुत ही बारीकी से हटाई गई थी और उस ग्रेनेड की टाइमिंग भी परफेक्ट थी। अगर सारे एनिमीज के पास इस तरह का कॉम्बैट एप्टीट्यूड होता तो हम बहुत पहले ही मारे जाते। इसका मतलब इन मर्सनरीज में से कोई एक व्यक्ति जीनियस है। मैं और कैजुअलिटीज नहीं ले सकता, नहीं तो ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा। हमारे एनिमीज को भी बहुत कैजुअलिटीज हुई होगी। वो अपने टीम को वहीं रुकने की कहता है। वो कहता है कि अगर मैं 15 मिनट में वापस ना आऊं तो इस ऑपरेशन को फेलियर समझना और इस जगह से निकल जाना। के मन में कहता है कि मैं इसे खुद सेटल करूंगा। इसके बाद के अकेले एनिमीज को मारने आगे बढ़ता है। उसने कई एनिमीज को जान से मार दिया है। उसके ऊपर एक रूम से फायरिंग होती है। के समझ जाता है कि वो इस रूम के पीछे है। उस रूम के अंदर से एक मर्सनरी डोर की ओर शूट कर रहा है। उसने किसी को होस्टेज भी बनाया हुआ है। के नोटिस करता है कि फुट स्टेप्स के साउंड से लगता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही एनिमी है। मैं लेफ्ट वॉल के पीछे से उसकी मूवमेंट्स को सुन सकता हूँ। वो एक बॉम्ब को सेट कर रहा है। क्या मुझे वहाँ पर जाकर उसे रोकना चाहिए? नहीं, वो वहाँ पर अकेले आया था। मैं उस कमरे में कदम रखते ही मारा जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि वो डोर से आएगा और या फिर वॉल को तोड़कर। बॉम्ब के फटने के बाद ये साफ हो जाएगा कि वो कहाँ से आ रहा है। के सोचता है कि ये 50-50 है। मर्सनरी ने बॉम्ब को प्लांट कर दिया है। वहीं के सोचता है कि मैं सरवाइव करके रहूंगा। बॉम्ब फटता है और के रूम में एंटर होता है। के का सन उसी रोबोट से खेल रहा है जो के को उस रेड हेयर किड ने दिया था। के गेट से एंट्री लेता है। वो देखता है कि वहाँ पर मर्सनरी वही रेड हेयर किड है जिसे के ने सेव किया था। ये देख कर के हैरान हो जाता है। वो किड भी के को पहचान लेता है। इसी लड़के ने के साथियों को मारा है। के का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो किड पर शूट करने वाला है। उसे अपनी फैमिली की याद आती है। उसे उस किड की याद आती है। उस रोबोट का हेड उड़ जाता है। मतलब के ने उस रेड हेयर किड के हेड पर शूट करके उसे जान से मार दिया है। के होश उड़ चुके हैं। होस्टेज बाहर आता है। के उस होस्टेज को भी मार देता है। के बताता है कि मेरा भाग्य मुझे जिंदगी का ट्रू नेचर बता रहा था।